रमेश चंद्र नेगी जी, जो अभी सारनाथ में तिब्बतिन इंस्टीट्यूट, जो केंद्रीय तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान है, वहाँ पे प्रोफेसर के पद पे हैं और डिक्शनरी विभाग में अ, कार्यरत हैं। और अभी हमारी जो ये संस्था है सिद्धम, इनके अध्यक्ष हैं। तो मैं खुद इनका छात्र रह चुका हूँ, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज इनका आशीर्वाद मिला, इनके आशीर्वाद से हम इस कार्यशाला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो मैं गुरुजी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने आशीर्वचनों से सभी का अभिवादन करें। गुरुजी आप। तो इस विशेष जो 10 दिवसीय जो एक्टिविटी स्क्रिप्ट सीखने का जो विशेष क्लास रखा गया है, इसके लिए हम सिद्धम की तरफ से आप सबका जो है स्वागत करते हैं इस विशेष कक्षा में। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई दुनिया में बहुत प्रकार के जो स्क्रिप्ट्स हैं, तो उसमें जो है आज खास करके जो बौद्ध क्षेत्र है, उसमें जो है 3-4 भाषाओं को विशेष हम लोग ध्यान से सीखने की बात करते रहते हैं। उसमें जो है आपका चाइनीस है, तिब्बती है, और फिर आपका पाली है, संस्कृत है। तो ये सब जो है हम लोगों को सीखना है। तो उसमें जो है जो महायान का जो अपार ग्रंथ है, वो जो है हमारे तिब्बती में है। संस्कृत में अभी बहुत कम मिलते हैं। जितना महायान का जो ग्रंथ है वो तिब्बती कंजूर तंजूर में है, उतना जो है शायद किसी दूसरे स्रोत में जो है कम है। हालांकि चाइनीज में काफी है, लेकिन जो हम लोगों का जो अ, अनुवाद की दृष्टि से जो तिब्बती अनुवाद है, उसको जो है काफी अच्छा माना जाता है। और हम लोगों के जो 7वीं शताब्दी से लेकर सोंगजेंगम्बो से लेकर जो अभी तक जो खास करके 13वीं शताब्दी तक काम हुआ है, और उसके बाद जो है आपका जो क्या कहते हैं तिब्बत में तो कार्य होता रहा, लेकिन अभी लगभग 100 साल से फिर बौद्ध धर्म पर विशेष भारत में जो है कार्य हो रहा है। तो इसमें जो है खास करके जो पाली का तो पूरा जो है तिब्बती सेट जो है हम लोगों का कई बार वो हो चुका है। उसका जो है क्या कहते हैं संपादन कहें या उसको संगीति कहें। लेकिन महायान जो ग्रंथ हैं या महायान के जो बुद्ध वचन और शास्त्र हैं, तो उस पर जो अभी काम करना बहुत बाकी है। और उसके लिए हम लोग ये मानते हैं कि अगर किसी को तिब्बती आता है, तो वो बहुत अच्छी तरह से तिब्बती ये संस्कृत ग्रंथों का जो है जो बौद्ध संस्कृत ग्रंथ हैं, उसका जो है बहुत अच्छी तरह से संपादन किया जा सकता है। तो ये हमारी जो संस्था है सिद्धम, तो उसके द्वारा इस प्रकार का जो खास करके स्क्रिप्ट के संबंध में कई कार्यशालाएं ये लोग कराते रहते हैं, और इस प्रकार के क्लासेस भी जो है होते रहते हैं। तो आज जो है ये इस बार जो है तिब्बती स्क्रिप्ट से लेकर जो है हमारे छात्र जो विक्रम शासनी जी हैं, तो वो आप लोगों को 10 दिवसीय इसमें जो है तिब्बती स्क्रिप्ट से आप लोगों को अवगत कराएंगे। और फिर उसके साथ जो है प्रोनाउंसिएशन वगैरह ये सब साथ में चलेगा। और तिब्बती जो आपका स्क्रिप्ट है वो बहुत कठिन नहीं है। हम लोगों के जैसे जो आपका स्वर और व्यंजन है, तो स्वर केवल 4 होते हैं और व्यंजन 30 हैं। और इस प्रकार से थोड़ा बहुत उसको जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है। हम लोग जब छोटे में तिब्बती पढ़े थे, तो 2 महीने में लगभग एक एक घंटा, 2 महीना, तो इसका मतलब हो गया लगभग 40-50 पीरियड में छोटे बच्चे, हम लोग 6-7 साल के थे तो हम लोग पढ़ लिए थे, उसको जो है पढ़ने आता है। तो क्योंकि इसमें जो है काफी जो भाषा जानते हैं वो लोग इसको सीख रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में 10 घंटे में, अगर 10 दिन में 10 घंटा भी हम लोग पढ़ें और उसको अच्छी तरह से पढ़ें, तो शायद तिब्बती पढ़ना आ सकता है। शायद इसी को मद्देनजर रख के
ये जो है विशेष कक्षा, जो ऑनलाइन कक्षा ये शुरू किया गया है। तो मैं इसके लिए आप सब जितने भी इसमें जो है ऑनलाइन छात्र जो सीखने के लिए आए हैं, उन सब के प्रति जो है उनका स्वागत करता हूँ और उनके सफलता के लिए कामना करता हूँ। और आज ये उद्घाटन सत्र है और इसके साथ जो है ऑनलाइन कक्षा शुरू हो जाएगा। तो मैं इतना ही कहते हुए आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, आपके टीवीटी में आप पारंगत हों इसकी कामना करता हूँ। धन्यवाद। ये जी गुरुजी, थैंक यू। जी धन्यवाद गुरुजी। हम्म Actually, I would, because there are some friends from outside of India, so हम्म I will give brief introduction what my teachers indicates right now. So he just told that he told the importance of Tibetan language, just like there are so many texts in related to Buddhism in Pali, Sanskrit, and in other scripts. And also, there are so many texts in Mahayana tradition which were wrote in uh, Tibetan language. And he indicate that the importance of Tibetan language, Tibetan script is because there are so many texts still have to work on them. So that one is one indication from him. And he also indicate that Tibetan language Tibetan language was start from 7th century, and work on Tibetan language is around 7 to until now. People are working on this language, and there are so many texts still have to work on them. And he welcomed all the students with the what to say, wellness of this workshop, and your success. Now he just accept the successful workshop, and you can learn successfully this language and being master on this language. थैंक यू। Okay. ला शो देनी दिगी जे लदा करे जे रे को जे रे। रहेंगे ना गोद से रहेंगे ना। श्रीधर हाँ जी स्टार्ट करना। Big गुरुजी, स्टार्ट योर क्लास सर। हाँ जी। स्टार्ट योर क्लास सर। ओके ओके। क्लास हाँ, शुरू कर दे जी सकते हैं ना। जी हाँ सर जी सर। जनरल वो कर दीजिए। हम्म। So hello to everyone. Myself Vikram Singh Shashni. I am from Himachal Pradesh, and I'm your tutor. I'm your teacher, and I'm your guide for Tibetan script for next 10 days. And in these 10 days, we will learn Tibetan script, not Tibetan philosophy and literature. Because this workshop is organized only for introduction of Tibetan script. So we will learn Tibetan alphabets, just like vowels, consonants, and also there are some rules of using the alphabets, just like prescript, postscript, and postscript, and superscript, subscripts. After after the learning of these all things, we can able to write a word, write a Tibetan word. So I will use two languages, English and Hindi both, because there are some friends from outside of India. So I will try to explain them in English, and I am familiar with Hindi, so I will use Hindi too. तो सभी का अभिवादन करता हूँ। मैं विक्रम सिंह शासनी हूँ, और अगले 10 दिनों तक मैं आप लोगों को तिब्बतन सिखाऊंगा। तो ये जो कार्यशाला है, ये सिर्फ हमारे तिब्बतन लिपि को जानने के बारे में है। तो इस कार्यशाला में आप लोगों को तिब्बतन लिपि के बारे में बताया जाएगा, ना कि तिब्बतन फिलॉसफी या तिब्बतन साहित्य से रिलेटेड। और इसमें हम लोग सीखेंगे कि जैसे तिब्बतन वर्णमाला, तिब्बतन अल्फाबेट, जो तिब्बतन वर्ण होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है। तो इसमें कई जैसे वो रहते हैं,
क्या कहते हैं, पूर्व अक्षर, परा अक्षर, परा परा अक्षर, अधो अक्षर, तो उर्दू अक्षर, तो ऐसे कई अक्षर रहते हैं। तो उनके संयोजन से ही हम एक तिब्बतन शब्द को बनाने में सक्षम रहते हैं। ऐसे ही कई सिंपल शब्द रहते हैं, वो उनमें इन सब का संयोजन नहीं रहता, बट इन सब का संयोजन भी आवश्यक है तिब्बतन सीखने के लिए, तिब्बतन पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि तिब्बतन स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। तो मैं इसको सिखाने के लिए दो दो भाषाओं का यूज करूंगा, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे हमारे कई मित्र हैं जो बाहर के देशों से भी जुड़े हैं। तो उनको मैं इंग्लिश में इंडिकेशन, हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा तिब्बतन लिपि के बारे में। तो उसके लिए मैं आप लोगों को अ, एक मिनट जी। तो आशा है आप सभी देख पा रहे हैं। श्रीधर जी दिख रहा है ना? हेलो। उसको जी थोड़ा जी बड़ा, सर, दिखाई दे रहा है। जी जी जी, एक मिनट। उसको थोड़ा बड़ा कर देना। ओके सर, एक मिनट। हम्म, स्लाइड स्लाइड में डाल दीजिए। जी जी जी, वेट, यहाँ पे ना एक्चुअली इसको, जी एक मिनट। ओके, परफेक्ट। दिख रहा है ना? अभी सबको दिख रहा है शायद। ये सर दिख यस। रहा है। हम्म, जी जी, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ओके सर। बट हाँ, तो चलिए, अब साथ ही मैं एक मंगलाचरण के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे नम करने पाता हूँ रोआ जैसे के ऊपर देसी दनिन्ने के उन्नीस टोए दूंगा सर्वस्व। तो ये बोधिचर्या अवतार से लिया गया एक श्लोक है। तो जिन्होंने जो इस मतलब कार्यशाला में पहली बार जुड़े हैं, या जो तिब्बती लिपि को पहली बार सीख रहे हैं, तो ये उनके लिए एक उदाहरण भी रहेगा कि तिब्बतन जो लिपि रहती है वो इस प्रकार की रहती है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो तिब्बती लिपि का उद्भव, तो यहाँ पे इसमें आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। मैं आई विल गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन ना। तो जैसे तिब्बत जो देश है, उसको हम लोग बोट देश भी कहते हैं। वहाँ के निवासियों को बोटी, और वहाँ पे जो बाल भाषा यूज की जाती है उसको हम लोग बोटी भाषा कहते हैं। तो जब वहाँ पे लिपि बनी, तो बोटी भाषा की लिपि होने के कारण उस लिपि का नाम भी बोटी लिपि ही रखा गया। तो इसमें कई वो भी हैं, जैसे जो जिन्होंने इसकी रचना की थी उनका नाम थोमी संबोट है। ठीक है, तो उनका नाम, उनके नाम में भी संबोट रहता है। तो कई कहते हैं कि उन्होंने इस लिपि की रचना की है, तो इस कारण भी इस लिपि का नाम भोट लिपि या भोटी लिपि रखा हो सकता है। तो ये सब डिबेट करते हैं विद्वान आपस में, बट भोटी भाषा की लिपि होने के कारण इस लिपि का नाम भोटी। तो उसके पीछे एक स्टोरी है, हिस्ट्री है। जैसे कहते हैं कि जब तिब्बत के राजा जो थे, नमसोन देचिन जो थे, उनके पुत्र जो हैं सोंगसेन गम्बो, उनका जब राज्य अभिषेक हो रहा था, तो उनके लिए चारों दिशाओं से लोगों ने जैसे शुभकामनाएं पत्र भेजी। जैसे हम लोग दूसरों के लिए वो करते हैं, शुभकामनाएं अर्पित करने के लिए लेटर्स भेजे। तो जब उनके पास वो पत्र आए, तो उन पत्र का जब वो वापस वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, उत्तर लिखने के लिए, उनको बहुत ही दुख का आभास हुआ कि मेरी अपनी लिपि नहीं है, मुझे किसी दूसरी लिपि का वो लेकर, क्या आश्रय लेकर, या दूसरी लिपि पर आश्रित होकर उनका उत्तर देना पड़ रहा है। तो उनको उस समय ये अपनी वो ये भावना उनके मन में उत्पन्न हुई कि हमें भी अपनी लिपि, हमारी भी अपनी एक लिपि होनी चाहिए, जिसके कारण हम अन्य देशों के साथ अपनी ही लिपि में, अपनी ही भाषा में संबंध स्थापित कर सकें। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 16 स्कॉलर, 16 विद्वानों को चयनित किया, चुना, और उनको भारत में भेजा। तो भारत में जब वे आए, तो वहां पे आके उन्होंने जैसे लरिक सिंगे और ब्राह्मण लिपिकार जो उनके गुरु थे, इन लोगों के साथ रहकर, इन लोगों को अपना गुरु मानकर 7 वर्षों तक जो हमारी
लिपि भारत में उस समय प्रचलित थी उसका अध्ययन किया। तो वो 7 वर्षों तक उसका अध्ययन करने के बाद फिर जब वो वापस आए, अब इसमें भी देखिए एक ये था कि जब वो 16 लोग आए थे, लास्ट में एक अकेला इंसान जो है वो भारत पहुंचा था। तो जब वो भारत पहुंचा, बाकी क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उस समय जैसे विमान नहीं थे, वाहन का अभाव था, तो लोगों को पहाड़ों के थ्रू दुर्गम क्षेत्रों से होके चलना पड़ता था। तो क्लाइमेट चेंजेस, तिब्बत ठंडा मतलब सर्द एरिया है, वहां से जब वो भारत आ रहे हैं तो रास्ते में कई आपदाएं आई। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए कई लोग हिम्मत हार कर वहां से वापस हो गए। कई लोग क्लाइमेट चेंज मतलब एनवायरनमेंट में परिवर्तन, वायुमंडल में परिवर्तन के कारण बीमार हो गए। और कई मतलब ऐसे करके अंत में जो है सिर्फ एक जो थोमी संबोडा थे, थोमी संबोट या थोमी संबोडा, हम लोग तिब्बतन में थोमी संबोडा कहते हैं, ऐसे ही थोमी संबोट उनका नाम है। तो वो भारत पहुंचे थे। तो भारत में उन्होंने 7 वर्षों तक अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद फिर वे वापस तिब्बत गए। तो तिब्बत में जाकर उन्होंने 4 वर्षों तक एक कुकरम मारू बोल के एक पैलेस रहता है, महल, उसके अंदर में रहकर उन्होंने 4 वर्षों तक 4 वर्षों तक कार्य किया, और उसके बाद एक लिपि का निर्माण किया। तो ये जो लिपि थी है, इसका प्रत्यक्ष संबंध जो है हमारी ब्राह्मी लिपि, या फिर हम लोग जैसे यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है कि ब्राह्मी लिपि के परिवार से ही इसका संबंध है। तो वो संबंध आता है हमारे गुप्त, ब्राह्मी गुप्त लिपि से। Excuse me, Bikram ji, जी जी जी। please use both language. Mainly, you have international Yes, yes, student. yes. Okay, okay, okay. Yes. So here I'm explaining about the history of the origination of Tibetan script. Actually, in past there is a king Namsong Dechen, and there's a crown ceremony of his son Songtsen Gampo. It's around 7th century, and on this ceremony, there are so many other kings and other kingdoms. They sent letters of well-wishing letters to the king Namson Dechen and Songtsen Gampo, because because of his crown ceremony. And at that time, just like in Tibetan tradition, if you got a letter, if you get a letter, we have to give answer to that letter. So in Tibet, they don't have their own script, so they have to depend on other scripts, just like just like they have to depend on other scripts, na? So at that time, the king Namson Dechen and Songtsen Gampo, they they had feeling that we have to have our own script. So they choose 16 scholars, and they send those 16 people to India to learn the Indian script. And one thing is that at that time, India is the hub, India is the center of education. So many people from around all over the countries, they came to India for learn and education purposes. So they came to India, but from those 16 people, only one, Thomi Sambota, was able to succeed to reach in India. Other, because there are some problems related to the way and related to climate and other things. So at least when Thomi Sambot he reached to India, he went to Lahar Ikpesenge and Brahman Lipikar. These two peoples, those are the teacher of Thomi Sambota who taught him about the Lipi at that time used, just like Gupta Lipi. So they came to he stayed in India for 7 years. He studied and he masters in so many scripts and also so many philosophies. And after 7 years, he went back to Tibet and stayed in a palace named Kukhamadu. And he stayed in that palace for 4 years and worked on his own script, which is called Bodhi script. And after 4 years, he made a script
which is their own script. Now they can say that this script is related to Tibet and Bangladesh. So that one is Boti Lipi, Tibetan Lipi. So this one is related directly to Brahmi Parivar, Brahmi family, Gupta Brahmi Lipi. We will discuss about Gupta Lipi in later slides. So I will go to next slide. Actually, I made this PPT in both languages. You can read, and you can also check yourself after the class. Maybe I will share this in group. और अभी जो है वर्तमान में जो बोटी भाषा का प्रयोग है, जो बोटी भाषा का प्रयोग होता है वो ज्यादातर हमारे यहाँ पे ना, जैसे हिमालयन एरियाज जितने भी हैं, जैसे उन एरिया में यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है, जैसे लद्दाख, स्पीति, लाहौल, किन्नौर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे अभी जो भारत में भी तिब्बती भाषा या बोटी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज के इस कार्यशाला में कई लोग लाहौल स्पीति, किन्नौर और सिक्किम ऐसे ऐसी जगहों से भी जुड़े हैं। दे कैन रिलेट, क्योंकि उनकी जो भाषा है और वो जो अभी उन अध्ययन करते हैं, जैसे मतलब उनका जो ट्रेडिशनल जो स्क्रिप्चर्स रहते हैं वो सभी बोटी भाषा में ही लिखी हुई होती हैं। सो आई एम सेइंग दैट राइट नाउ इन इंडिया there are some places, some Himalayan places where the Tibetan script used for learning and education purposes, just like in Ladakh, Lahore, Spiti, Kinnauр, and Sikkim, Arunachal Pradesh. So also this language is used in neighbor countries, just like Nepal, Bhutan, Mongolia. But जैसे ये अभी जो स्क्रिप्ट है ये पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, मंगोलिया ना, इन देशों में भी यूज की जाती है। बट भूटान की जो लैंग्वेज है वो, उसका नाम जोंखा रखा गया है, बट लिखने में और देखने में वो सेम जो हमारी भोटी लिपि है वैसी ही होती है। बस उसका उन्होंने नाम जोंखा रखा क्योंकि उसके उच्चारण में या उसका जो वो ग्रामर यूज करते हैं वो शायद अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा के हिसाब से थोड़ा सा अलग करते हैं, इसी कारण उन्होंने उसका नाम जोंखा रखा है। बट अभी ऐसा है कि जैसे ये लिपि, ऐसा जो तिब्बत की लिपि है ना, जब बख्तियार खिलजी ने भारत में आकर सब कुछ तहस नहस कर दिया था, जैसे बौद्ध धर्म जो है अपनी समाप्ति के कगार पर था, तो तिब्बत ने इस से जो बचे हुए ग्रंथ थे उनका अध्ययन करके, उसको संशोधित करके, उसको संभाल कर रखा था। तो अभी जो है तिब्बत में, इसीलिए इस लिपि में बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनका पुनः अगर हम वो कर सकें जैसे अपनी भाषा में, तो हमें अपने कल्चर के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो अभी बट ये है कि इस लिपि का प्रयोग बहुत कम हो चुका है, और जैसे इस लिपि से संबंधित जो भाषा है उसका प्रयोग भी बहुत कम हो चुका है। तिब्बत देश में हो सकता है, बट जो बाहर के लोग हैं, जो भारत में तिब्बती रहते हैं, या जो हमारे हिमालय प्रदेश के जो लोग हैं, वो अभी इस भाषा का और इस लिपि का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं। तो एक समय आएगा कि ये लिपि सिर्फ किताबों में संग्रहित रह जाएगी। सो आई एम सेइंग दैट राइट नाउ इन not only in India, but in every place is na, which is related to Boti and Boti the script. The use of this script is very low. The people, I don't know why they don't use. Maybe in this slide I gave indication, just like Chin ki adinta, because the China which ruled over the country Tibet na, and right now there are some obstacles to learn Tibetan in China, and also there are some other things, just like Western culture. We accept nowadays in India, people like Western culture and they just don't care about their own culture. Na? So that one is other next reason for collapsing this script or language. Na? Okay. So
उसके बाद जो है, जैसे यहाँ पे इस भाषा का जो संबंध है वो, उसके बारे में भी थोड़ा सा इंडिकेशन दिया गया है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि, एक मिनट, सॉरी, जैसे यहाँ पे देवनागरी, सिंहल लिपि, ये सभी जो है ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई लिपियां हैं, है ना। इसमें से अभी जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, वो उन लोगों को काफी लिपियों के बारे में जानकारी रही होगी या जानकारी होगी। देवनागरी लिपि से सभी जो है देवनागरी लिपि को जानते हैं। ओके, सो दिस इज द इंडिकेशन। आई विल यूज मोस्ट ऑफ इंग्लिश ना। Actually, my English is little good now. Okay. So I indicate here, just like Devanagari, Singhal, these are the lipis, these are the script which came from Brahmi family, है ना? And there are some indication, just like I think in our group there are some people from Korea. So this one is beneficial for them, just like the Korean script, which is used to known as Hangul script, ना? तो हंगुल स्क्रिप्ट वो कैसे बना था? तो हंगुल स्क्रिप्ट को जो है मंगोलियन भाषा में क्या कहते हैं? हंगुल स्क्रिप्ट इज यूज्ड टू नो इन मंगोलियन लैंग्वेज फकपा, द लैंग्वेज ऑफ फकपा। फकपा इज इन तिब्बतन वी यूज आर्य भाषा, आर्य लिपि। फकपा इज द मीनिंग ऑफ फकपा इंडिकेट्स टू आर्य। सो द स्क्रिप्ट Hangul Lipi, that one is also came from Brahmi Lipi. This is the these are the words of Gary Ledward. He's a scholar. He did works on scripts, and also the Tibetan script. This one is also important. There are so many scripts which used to wrote from up to low, है ना? And some scripts just like Urdu, which they were used to write from left to right. But Tibetan script is similar to Brahmi Lipi, just like we use Brahmi Lipi from uh, left to right. Huh? So same goes to Tibetan Lipi. Tibetan Lipi is also we write from left to right. Okay, this picture is for the indication, the Thomisambodha, because at that moment there is no photography and other things. This one is the imaginational picture of Thomisambodha. In his hand, there's a script he's using to write at that time. So this one is the imaginational script. He had a pen and he is working on the script. Okay. Here, why I told you that the neighbor countries used Boti language, Boti script, and there are influence of Boti script on the neighbor countries, because which countries I indicate above, those are Nepal, Bhutan, just like yes, China, Tibet. These are the countries which share border with Tibetan. And obviously, when you share border with other country, some of your influence goes there. है ना? That's why the influence of Boti language to the neighbor countries. Okay. So you can take screenshot also. I will share this PPT after the workshop. This is a Gupta Lipi, Gupta Brahmi Lipi. And the Tibetan script which were made, this Lipi is based on this Lipi, okay? And we can find similarities in Gupta Lipi and Tibetan Lipi as well, just like in this script, his nga, ka, kha, ga, ga, nga. ये जो nga है, this one is same to Tibetan script, just like ch, j, n. So scholars says that the Gupta Lipi is the base of Tibetan script.
And this one is just like check the ch, j, ng. Ch is just like this one, and you can check here. Same ch in Gupta Lipi. J is like this, and you can check here. J is same as Brahmi. Gupta. Okay. So this one is the chart of Tibetan alphabets. Just like my teacher Ramesh Chandra Negi, he indicates that there are 30 consonants and 4 vowels. Just like there are 5 vowels. This one is indication, because when we used to introduce vowels, we wrote a. We can complete the vowels with the a. So here, and there are some debates also. Some scholars says that a is a vowel, not consonant, and some scholars says that no, a is consonant, not a vowel. So that one is the debate question. We will not go there. And this one is transcription form. Just like Devanagari, we have Devanagari script. Just like in Devanagari, we have 33 consonants and 11 vowels. Just like in Sanskrit, we have 16 vowels. So this one is based on them. In Tibet, we don't have Dirgha A, Dirgha E, Dirgha U. And this one is Ri. Dirgha Ri, we don't have. Ri, we don't have. So if these letters are used in Tantra, just like Ngak, Tayatha, Gate, Gate, Paragate, Parasam Gate, this is a mantra of Sugata. Okay. So, so you can found there are so many scripts related to Tantra, and whenever you will read any Tibetan text, the name of that text name of that text is written in Sanskrit, but in Tibetan font, in Tibetan script. Okay, just like we have Bodhicharya Avatar, but that one is written in they will use B and O, just like Tibetan Lipi. And before that, there is the indication Gyagar Kedu. That means in Indian language, in Hindi language. Okay, so that's why you can find whenever there's some names related to Devanagari script, and there are some mantras used uh, in the text, used in text and used in other just like other scriptures. There are so many things, so many mantras. Just like I told you, Om Tare Tu Tare Ture Swa. This is a mantra related to Tara. Okay, but this one is written in Devanagari, but transcription in Tibetan script. Okay, so these are the manuscripts, oldest manuscripts. Just like this one is handwritten manuscript, just like written in Tibetan, but they used to write fast, and whenever, just like when we start Devanagari, start to learn Devanagari, we will write bigger fonts, na? But with the time, we will make short, small. So this one is the handwritten manuscript. I don't know the name. Okay, sorry. These kinds of the letters, just like I told you guys, Gyagar Kedu means this one is the indication that this text belongs to India. This one is a translation of Indian text, Arya Ashta Sahasrika Pragya Paramita. So this one is written in Tibetan Bodhi script, but the transcription of Devanagari. Okay.
So in ancient time, just like when I was small, I saw these things. These things are just like a printer, yeah, press. Right now we have uh, to print our text from computer, and after that we have to put that copy in computer, and we can print out from the machine. In ancient time we used these boards, and the interesting thing, in the board the letters were क्या उल्टे लिखे होते थे इन पे. उल्टे लिखे मीन्स yeah, they have mirror image of the main script on dig on this board, and they put color, and after that they just like we use stumps these days. This one is the oldest formation of stump. Okay, and this one is a news of Times of India. Here we can see Tibetan manuscripts 1,63,367. So these are the manuscripts uh, we have to work on. And we can see Tibetan, after that Hindi, Odia and Sanskrit. Tibetan is on fourth number. So if if we have to learn about our culture, about Buddhism, and about other things, we have to save these manuscripts. Maybe actually there's a story when Thomas Sambuta made script. After that, he wrote 8 literature text related to literature, Tibetan literature. But right now, the Tibetan scholars, right now the Tibetan Institute, yeah, any institute, they have only 2 texts of literature. Others are not found. Maybe with the time they collapsed or lost. Na? So maybe in these manuscripts, we can restore them. We can again get them back to learn. So this one is because this one only for showing you that what is the importance of Tibetan script. Okay. After that, now, okay, yeah. So this is from here we have scripts, Tibetan script, and just like when I used to learn Tibetan and other scripts, my teachers, my mentors always used to say that without a copy or without a pen, you can't be able to learn scripts properly. So just I hope you guys have your pen and notebook with you. So there are some introduction of vowels. ये इसको हम लोग जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं, यहाँ से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करूंगा. सो Tibetan vowels, there are only four vowels. E, U, A, O, just like in English, A, E, I, O, U. So we don't need A. We need E, U, A, O. Why they don't use other vowels? That one is also a question, because in Tibetan language, when they pronounce, there is no use of dirg swaras, dirg vowels. They have because the pronunciation of Tibetan language, they use only small vowels. Okay, so uh, these four are vowels, and actually in for learning Tibet, Tibet is a okay. So I will share. एक minute. I will share this PPT up with you later. So we will start from here, the scripts. Okay.
हम्म, ओके, एक मिनट। Okay, actually, for learning the Tibetan script, now we have notebook. So it's good if you use the two lines. Uh, okay, just like we will start from K. Okay. So I told you use two lines to write Tibetan scripts ना। तो आप लोगों से निवेदन है, जो आप लोग नोटबुक लेके बैठे हो उसमें जो दो लाइंस हैं उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखने का प्रयास करें। वेट। So first we have to draw a straight line, and from here a horizontal line with little curve, and from the middle there is a straight line to bottom, and from last again straight line little longer. So ये जो अक्षर है, this word we have to write in two lines, just like when you start, take a straight line and little curve. Yes, this one is the formation. Hello. Yes, sir. Okay. Sir, please announce any question answer with regarding your PPT. Mm-hmm. Yes, sir. Okay. So I think now we have only 15 minutes. So we will stop here. And today is only introductory part. So I share my PPT with you guys. From tomorrow, we will start how to learn, how to start, because in Tibetan language, in Tibetan script, na, we have steps to learn Tibetan script, just like step by step. First, सर we have to do. एक दो क्वेश्चन लेके ना कुछ पीपीटी में Okay. डाउट है तो लेके फिर उसके बाद फिर स्क्रिप्ट स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रिप्ट आज जी स्टार्ट जी होना जी। चाहिए। हाँ Okay, okay. चलिए. So if you guys have any question regarding my PPT, you can ask. Yeah, just like okay. Mm-hmm. Arushi, wait, Anvit. भैया ये वॉवल्स वगैरह बता दीजिए, जैसे आपने बोला था ना 4 वॉवल्स है, बट वहां पे लिखा 5 था, AIUEO, तो इसमें से कौन सा नहीं है? ए नहीं रहता है। जस्ट लाइक ए, जो अच्छा, ये ए जो नहीं इन्होंने है। लिखा है वहाँ पे AEIOU ना, वो उन्होंने जो जिस स्कॉलर्स ने वो पिक्चर या वो चार्ट बनाया होगा वो इंग्लिश के उस बेस पे बनाया होगा। और मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे कुछ डिबेट्स रहते हैं, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो है, जो ए है, वो वावल है, और कुछ कहते हैं कि नहीं वो कॉन्सोनेंट है, क्योंकि कॉन्सोनेंट में जैसे वो भी है, जो स्कॉलर जो को वावल मानते हैं तो वो कॉन्सोनेंट 29 मानते हैं, और जो स्कॉलर्स को वावल नहीं मानते हैं, कॉन्सोनेंट मानते हैं, वो कॉन्सोनेंट 30 मानते हैं। तो ये स्कॉलर्स के बीच में डिबेट है, बट का कहीं पे भी उच्चारण हमको वावल्स के रूप में नहीं दिखता। एक यही है कि जो हम लोग ग्रामरली उसमें करते हैं कि विदाउट कॉन्सोनेंट पूरा नहीं हो सकता, तो ऐसा उसमें जो स्कॉलर्स को बाउल मानते हैं वो ये वाला पक्ष अपना रखते हैं। तो ये सब डिबेट में है। सिर्फ 4 बाउल्स हम लोग मानकर चलते हैं।
Okay. Any other question? Okay, there are some questions. Yeah, for tomorrow we don't have any homework, but just like I will share this PPT with PPT in group, and you can just like check the process of writing the script. Na? From tomorrow, I will show you from tomorrow onwards, but we will start the script today. And from tomorrow, I will give you guys homework, and that one is good. Okay, any other? सर मेरे को पूछना था, जी जी बोलिए सर। ये सर जो स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है जो ब्रॉडेज में है, जो चौड़ा है, तो ये एंशियंट टाइम में किस पे और कैसे लिखी जाती थी? वो तो अब जैसे कहते हैं ना सर, उस समय ताड़पत्रों का भी यूज हो सकता था, और जैसे अभी कुछ एंशियंट कागज उस समय बनने शायद होंगे, क्योंकि अभी जैसे कभी आप सारनाथ जाओगे, वहां पे आपको कुछ वो मिलेंगे, तिब्बतन स्क्रिप्ट मिलेंगे, बट वो हैंड रिटन है, बट वो पेपर पे, बट वो पेपर बहुत पुराने हैं, आजकल नहीं मिलते हैं, तो पेपरों पे भी मिलता था। एंशियंट टाइम में हम कह नहीं सकते हैं कि किस पे लिखा जाता था, तो मोस्ट ऑफ ऐसा था कि कागज भी होंगे या ताड़पत्रों पे भी मिलता है आजकल। ना, मैं सर जैसे पूछा था, जो टूल्स, जो एंशियंट टूल्स जो यूज किए जाते, उनके कुछ अपने पास फोटोग्राफ्स या है कि किस तरह के टूल्स यूज किए जाते थे जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए? अच्छा, मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए जी सर। एक तो जैसे हैंड रिटन तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा आपको, अभी मैं देखता हूँ मेरे को कहीं से मिलता है सारनाथ में, यू कैन गेट ना, वहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा सारनाथ लाइब्रेरी में जाके, बट आई विल चेक इफ आई गेट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ना। यस सर। एक और चीज पूछ रहा था कि किसी भी स्क्रिप्ट को लर्न करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, कि कैसे कैसे उसको सीखने का होना चाहिए? वो ये सर, स्क्रिप्ट सीखने के लिए सबसे पहले तो आप में उत्सुकता रहनी चाहिए, जागरूकता रहनी चाहिए कि मेरे को पूरा सीखना है, इंटरेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद मतलब पैटर्न फॉलो करना है, और विदाउट रिवीजन जब तक आप उसको बार बार नहीं लिखोगे, जैसे मेरा काम है 10 दिनों में आप लोगों को मैं एक फॉर्मेट बताऊंगा कि ये ऐसे ऐसे लिखी जाती है, यस सर। तो उसके बाद हो सकता है आप अपने समय के उसमें या अपने दूसरे उन चीजों में व्यस्त रहकर उसका प्रयास ही छोड़ देंगे, तो वो आप 10 दिनों में तो सीख जाओगे, बट उसके बाद वो प्रयास नहीं रहेगा, तो आप उस स्क्रिप्ट को भूल जाओगे, आगे कहीं पे भी प्रयोग नहीं कर पाओगे ना। तो यस मेन सर। ये है कि रेगुलरिटी उसमें रहना चाहिए। स्क्रिप्ट का ऐसा है कि लिखने का तरीका आप लोगों को यहाँ पे बता दिया जाएगा, यही पैटर्न चलता है। और सर इसका जो जैसे जो तिब्बतन स्क्रिप्ट में जो मटेरियल वो हमें कहाँ मिलेगा सर? जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। सर जो तिब्बतन स्क्रिप्ट्स में स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा? तिब्बतन स्क्रिप्ट से रिलेटेड यस सर, जो तिब्बतन स्क्रिप्ट में हो। ये आपको कहीं पे भी, मतलब जैसे कहीं पे भी तिब्बतन जो बुक शॉप्स होते हैं या तिब्बतन जो इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स रहते हैं। अभी आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से सर, भीलवाड़ा। ओके ओके, राजस्थान का मेरे को आइडिया नहीं है, बट जैसे जितने भी तिब्बतन इंस्टीट्यूट या तिब्बतन मोनेस्ट्रीज हैं, वहाँ पे आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बुक्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ऑनलाइन सर? ऑनलाइन अभी तक मैंने इसका कभी ऑनलाइन ऐसा चेक नहीं किया, आर्काइव में शायद आपको मिल जाएगा। ओके सर। जी क्योंकि सर मैं भी जो देख रहा हूँ, मैं गूगल ट्रांसलेट में पहली स्क्रिप्ट मेरे को मिली है जिसका इसमें ट्रांसलेटर नहीं है, जी जी तिब्बतन जी। स्क्रिप्ट का। तिब्बतन स्क्रिप्ट के लिए आपको अलग से डिक्शनरीज आती हैं, ऑनलाइन डिक्शनरीज ही रहती है ट्रांसलेशन के उसमें, मतलब ऐसा है, एक तो इंग्लिश तिब्बतन डिक्शनरी आती है, एंड देयर आर सम अदर डिक्शनरीज। मोनियर विलियम्स का एक डिक्शनरी आता है, तो
मोलम का एक डिक्शनरी आता है। पैसिफिक मतलब अभी गूगल में इसका वो नहीं हुआ है। टाइपिंग के लिए अल्फ़ाबेट्स आ चुके हैं, आप टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो, बट डिक्शनरी या ऐसा कुछ अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। जिस ऐसा डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन आप ग्रुप पे शेयर करेंगे सर? या मैं वही है मेरा, अभी स्टेप बाय स्टेप जाके आप लोगों को लास्ट में मैं डिक्शनरी यूज कर कैसे करना है और डिक्शनरी कहाँ कहाँ पे मिलेगा वो सब आप लोगों को इस जर्नी में बताऊंगा मैं। ओके ओके, थैंक यू सर। जी। ओके। यस यस, देयर इज अ क्वेश्चन ना, ग्रुप में एक क्वेश्चन आया कि वी वुड बी स्टडिंग उचिन स्क्रिप्ट, so I would like to introduce and explain that in Tibetan there are so many forms of Tibetan, forms of script, just like Uchin. Uchin is the base script or first script, which one is made by Thomi Sambod. And after that, with the time, people need, just like jo Uchin hai, the Uchin one is difficult to write because when we trying to write Uchin, we have to make some curves, we have to make straight lines and other, we have to follow the steps, na. So when they used to work on this, just like if there is a teacher who is teaching in Tibetan language, and they are they are writing his teachings in Uchin, so they need more time, but they can't get at that time, no? So with the time, they made other forms of this script, just like Ume and Kyugig. So there are some forms of Tibetan script. We are learning Uchin script because this one is the first script of Tibetan. Okay, I will show you tomorrow and maybe tomorrow. There are other forms of Tibetan script which are right now these days used for writing scriptures and assignments and other things, books. But mostly we can find Uchin script in Kangyur Tengyur, just like philosophy and others literatures. Okay. So I think, is there any question or we start, na? Sir, please start, Hello, sir. Siddharth, start. Yes, Sir, okay. please start. No problem. Okay. You have time, more time. No problem. Okay. So just like we will start from curve. We will not talk about vowels right now. We will practice vowels at the end when we finish our consonant portion. है ना? So we will start from curve. So in Tibetan, I already indicate you guys use two lines. Na? So first straight line, and after that a horizontal line with little curve. And this one is also top to bottom straight line, little longer with from this. And third line also top to bottom straight. Actually, I'm using the touchpad, so I can't able to take straight. But you guys, when you use pen, go from top to bottom straight, just like this. This one is the curve. Okay. Just like I told you guys that use two line, na? So one line, two line, yes. So start from here, a straight line, and first line little curve. Second one is straight down till here, and third one from here to straight bottom. This one is the right form to right curve.
Okay. So k. After that, k. 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 Okay. K is also same. We have to use both lines. First, there is a straight line, and after that, make a little curve, horizontal curve, and again also a line, curve line, and just join these both. This wait. Okay. And also a straight line from top to bottom. This one is ख. तो ये जो ख लिखने का तरीका है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसे वी हैव टू यूज टू लाइंस ना, तो ये जो दो लाइन अगर हम यूज करते हैं तो उसके लिए यहां से जैसे ये स्ट्रेट लाइन ली, ओके, तो इसके बीच से हमको एक हॉरिजॉन्टल कर्व, वी हैव टू मेक हॉरिजॉन्टल कर्व, पूरा नीचे नहीं ले जाना है, यहाँ आधे तक रखना है, और यहाँ से ये आपने यहाँ जोड़ा, and just like join these two, and from here we have to take a straight line top to bottom. This one is the used to pronounce kh. The pronunciation of Tibetan alphabets are same as Devanagari. In Tibetan we don't have dirg gh. We don't have dirg, any word of dirg. I think kh is okay, so we will go next. G. Oh, sorry. G. A. Okay. So Ga is also same. We have to make a straight line and little curve, horizontal, again curve. This one is G. I hope you guys understand. Huh? Yes, sir. So same, just like use your two lines, this kind, and first we have to draw a straight line, and from the front we have make a little curve, again curve, just join the curve with from center, and from last draw straight line top to bottom. This one is the formation how to write G. Okay. Okay, we will move again. Next. Yeah, so next one is Nga. In English, Nga. And also with the Tibetan script, we also can learn here how to how to do transcription of Tibetan in English, because there are some difference in transcription and in normal pronunciations. Just like in normally we can
pronunciation use pronunciation of ch. Most of the people use ch, but in Tibetan, when we use to do transcription of Tibetan ch, we use only ca. So these are some points you guys have to notify. Okay, nga is also very similar, very simple. Just draw a straight line and horizontal line, but for nga, wait, okay, ये आपका 2 लाइन आया, तो जो nga है वो आपके सिर्फ ऊपर वाली 2 लाइनों में ही, ऊपर वाली एक ही लाइन में आएगा। जैसे फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन and one curved line. Yes, this one is nga. Okay. So today we learn how to write curve dot curve g nga. Okay. क ख ग ng. इसीलिए मतलब आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन, यूज 2 lines to learn Tibetan script. एंड Tibetan script में जो ये हम लोग उचेन है, द उचेन वन, दिस वन इज क्या कहते हैं, we have to use techniques just like where we have to make a curve, where we have to go straight, and how much distance we have to make here. So mostly between these two things there are same differences. यहाँ पे same gap रहना चाहिए आप लोगों का. Okay. So I think it's almost 7:04. नहीं, हेलो विक्रम जी, आगे बढ़ाइए, जी कोई जी. दिक्कत नहीं है। ओके और ये ओके बात ओके है कि आप इंग्लिश में थोड़ा लिखिए, इंग्लिश में, इंग्लिश और हिंदी में। ओके और घ ओके. सर मिसिंग है, घ क्वेश्चन है, घ हाँ मिसिंग है। वही, वो मैंने पहले ही बताया. आई एम सेइंग दैट इन तिब्बतन स्क्रिप्ट वी डोंट हैव घ, but for transcription when we trying to transcription, and I told you guys there are so many mantras and so many other uh, just like the name of Devanagari text, in those transcription we can saw there are the use of gh, but that one is not a Tibetan script. That one is transcription of Devanagari in Tibetan. Okay, so we will discuss for dirgha gha later. At the end I will also indicate some formulas, some ideas of transcription, but just like in Tibetan, mostly one thing is that जो हमारा ये we have vargas ना, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग. So in every वर्ग we don't have the word dirgh word. Just like in ka वर्ग we don't have gh, and ch वर्ग we don't have jh, ta वर्ग we don't have dh, pa वर्ग we don't have bh, and ta वर्ग we don't have ta वर्ग in Tibetan. But we use some there are some formation when we have transcription. They made some just like alphabets. That one is in later periods.
talota. We will discuss about that in later times, है ना. So this one is our ka varga. यहाँ पे हमारा जो क वर्ग जो है ये समाप्त होता है. एंड जस्ट व्हेन यू लर्न तिब्बतन, जस्ट यहाँ पे ध्यान देना, जस्ट लाइक these points are important. When you after a word we have a dot, that dot indicates that there a word or their alphabet stops. After that there's another alphabet. Just like if you don't make this dot, then this one is kakh. We can pronounce both in one time. So this one is the indication for a next word, and indication that next word is different. So we have to pronounce that one is in different way. Okay. So this one is kavarg. After that we will discuss chavarg. Okay. Ch. As I said, CA for ch. So we have to draw a straight line, and some of scholars they use just like these kind of ch. Okay, wait. Okay. And some scholars used to write ch just like this. और जो च है वो सिर्फ फर्स्ट वाली लाइन में ही आएगा. We have to write ch in first these two lines just like this, and we have to make this one is ch. Okay. Actually, there's a notebook for learning Tibetan, basic Tibetan. In that notebook we have 4 lines above here. यहाँ पे जो ऊपर वाला ये जो एरिया है, दिस 2 areas we have 4. हाँ सॉरी, यहाँ पे हमारे 4 लाइनें रहती हैं उसमें. वी हैव 4 लाइंस ओवर हियर इन दैट नोटबुक. सो in that notebook we have brief discussion. So I put some examples in my PPT. You can check that check there and follow those also. Okay. So this one is ch. ch, C H A. Sorry. For writing ch, again we have to make a line, short line, small line. Just like this one is ch. Again I will show you guys. ऐसे एक straight line लिया, we have to draw a straight line, and yes, this one is ch. Okay. I told you just like use 2 lines.
Just draw a straight line. Okay. Yes. This one is ch. We have to touch the. Yes. Okay. I think you. I hope you guys understand, na? हाँ जी. Yes, sir. जी. So just like ये मतलब first main thing is you have to notice that first main thing you guys have to notice the steps, na, how to draw alphabet. So first step is to draw a straight line. In Hindi we used to say Shiro Rekha, but this one is not Shiro Rekha. Mostly in Tibetan we say that in Tibetan we don't have Shiro Rekha. And this one is a part of the alphabet. Okay, this one is we have to straight, and again this kind of ch. Okay. Next alphabet is wait. Hmm. J. J. A. Okay. J is also we have to. J is very easy. Small curve. Again curve. First we have to draw nga. है ना? And from center, from the middle, we have to draw a small line. This one is J. Just like the word in E in English. Okay. Just like first we have to draw a straight and little curve. This one is Nga and J. Okay. Again, I will show you. This one is J. Okay. Yeah, Arijit Das ji, I told you that in Tibetan we don't have Dirgha Gha. Because of the pronunciation in language, they don't use Dirgha letters. Okay, Ch, Ch, J. Next one is Nya. Nya. Nya is same. First, we have to draw a small straight line. And from front, we have to make a curve like a bracket. And from here, we have to draw a line like this. And from here, we have to draw this. This one is Nya. Nya is little difficult. Just again, I will show you. Nya. We have to draw a small line. From front, we have to make a curve. From here, again, curve, just like a opposite S, small s. And again, this one is Nya. And let's see. Just like see here. This one is the format of Nya. Okay.
You can write like this also. Nya. Again the, and you can do like also this. Short line, a bracket like a, and this, and this one is nya. You can write like this also, and you can follow the this one also, this and this one also. Which one you like, but both are nya. Okay. So today we learn how to write curve. Just like make a curve from center, this one. This one is curve. Okay. And this one is curve. This one is G. This one is Ng. This one is Ch. This one is Ch. This one is J. This one is Nya. Okay. Sir, please, sir, use Roman also. Okay, okay, okay. Mm-hmm. K. K. G. Ng. Ch. Ch. Wait. J. Nya. Okay. Yeah, Alex this one is the transcription of Devanagari, which they used to wrote in Tibetan Lipi. है ना? Just like in Devanagari, we have ch, ch, j, j, nya, and this one is zah. Actually, when we will reach at zah, there's some points I have to discuss about also. But the dirg jha is not in Tibetan language, Tibetan script. So we will discuss about this later. Actually, I indicate in my PPT also, just like I will show you guys. In these two slides, मीना चौहान जी स्वर है, मैंने पहले बताया था कि we will discuss स्वर in last after completing the consonants. We will discuss about swar. Only 4 swars in Tibetan.
है ना। तो ओके, जो एलेक्स जी, जस्ट लाइक फोकस हियर, these are the Tibetan alphabets: k, kh, g, ng. We don't have dirgh gh. And this is the next slide, है ना. This one is next slide because this is Devanagari transcription. In Devanagari we have k, kh, g, gh, ng. So g, if we write g in Tibetan script, we have to use g and h together. So this one is the transcription form, not Tibetan script. Transcription of Tibetan script, but not Tibetan script. Not a this one is not a letter of Tibetan alphabet. This one is not a part of consonant and vowels in Tibetan script. Okay, I hope it's clear. Okay, Sir, so if any questions, please take yeah, if you question. guys have any questions, please ahead. So, any questions? Okay. Okay. उत्तम जी नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार जी सर, थोड़ा सा आप धन्यवाद दे दीजिए प्लीज, 2 मिनट में बस. जी. जी जी. सभी को नमस्कार. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. नमः शिवाय सभापतिभ्यश्च. मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी जी दे दीजिए. यस सर. परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे सिद्धम संस्थान द्वारा आयोजित तिब्बती लिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला का आज उद्घाटन हुआ है. और इसमें हमारे बीच जो है मुख्य शिक्षक के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय विक्रम सिंह साहनी जी. सर्वप्रथम तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे प्रतिभागियों को बड़े सरल तरीके से तिब्बती लिपि का उद्भव एवं विकास को बताते हुए और उसके कुछ जो है अक्षरों का अभ्यास कराया. और तो इसके लिए सर मैं आपका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं. साथ ही हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर नेगी सर का, जो कि हमारे इस सिद्धम संस्थान के जो हैं माननीय मार्गदर्शक संरक्षक हैं और केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान सारनाथ वाराणसी में आप जो हैं कार्यरत हैं. सर ने बड़े सरल तरीके से जो है सभी का स्वागत किया और हमको सबको आशीर्वाद प्रदान किया. इसके लिए हम सर का सिद्धम संस्थान की ओर से, सिद्धम संस्थान आपका ही है, आप ही के संस्थान की ओर से सर आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं. साथ ही हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे इस वर्कशॉप में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का, जो कि भारत के अलावा अन्य और देशों से भी जुड़े हुए हैं. तो आई थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, दे आर ज्वाइनिंग इन दिस वर्कशॉप. उन सब का मैं हृदय से पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सिद्धम संस्थान के इस कार्यशाला में जो है जुड़ करके इस प्राचीन लिपि को सीखने का जो है प्रयास कर रहे हैं. दरअसल जो ब्राह्मी शारदा ग्रंथ या तिब्बतन और ओल्ड नागरी जो लिपियां हैं अभी जो हैं काफी प्राचीन हैं और इनमें लिखे हुए बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं और उनमें बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं. उनका संपादन, प्रकाशन किस प्रकार से हो, उन लिपियों का संरक्षण किस प्रकार से हो, इसी उद्देश्य के साथ हमारा जो
ये जो सिद्धम संस्थान है ऐसे समय समय पर ऐसे कार्यशालाओं का आयोजन करता रहता है। और जो है अभी तक हम लोगों ने लगभग 500 से अधिक जो है विद्यार्थी इन अलग अलग लिपियों में तैयार किए हैं। उनमें से कई जो है अलग अलग संस्थाओं में सर्विस भी दे रहे हैं। कुछ एक दो विद्यार्थी विदेश में भी काम करने का उनको अवसर प्राप्त हुआ है सिद्धम संस्थान से लिपियां सीख करके, और पांडुलिपियों के संपादन की विधा सीख करके उन्होंने जो है अपना करियर शुरू किया है। और लगभग 3 साल इस सिद्धम संस्थान को जो है हुए हैं। 2020 में इस संस्थान की जो है शुरुआत हुई। कोरोना काल में हम लोगों ने एक निर्णय किया कि जो है इन प्राचीन लिपियों को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, तो ऑनलाइन माध्यम से ये जो है शुरू हुआ। और आज हम इसी कड़ी में जो है तिब्बतन स्क्रिप्ट सीख रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, विशेषकर हमारे श्रीधर बारिक जी, हमारे डॉक्टर अनिर्बान दास जी, जिनकी प्रेरणा इन सभी कार्यों के पीछे हमेशा रहती है, जो कि डायरेक्टर है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स के। उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। तो हम सर का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you.